महाराज, महाराज, मुझे क्षमा करें। राजकुमारी मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। वह किसी चट्टान खिसकने की दुर्घटना का शिकार बन गई। मैंने उनको बहुत रोका महाराज, लेकिन राजकुमारी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उनके ये वस्त्र मुझे फटे हुए मिले थे। कबूतर, राजकुमारी मीरा अभी मरी नहीं, वह जिंदा है। ये क्या कह रहे हैं आप योगी महाराज? मैंने खुद देखा है, राजकुमारी मीरा के कपड़े फटे हुए खदान में पड़े थे और उस बहरूपिया ने भी कहा है कि उसने राजकुमारी मीरा को भी मार डाला है। फिर राजकुमारी मीरा जिंदा कैसे हो सकती है? हाँ कबूतर, तुम उस खदान की ओर जाओ, तुम्हें राजकुमारी मीरा मिल जाएंगी। बहुत समय पहले की बात है। शक्तिनगर नामक एक शांतिपूर्ण राज्य था। इस राज्य पर राजा अमरेंद्र, रानी कावेरी और उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी मीरा राज करते थे। राजकुमारी मीरा बहुत भावुक और स्वतंत्र स्वभाव की थी और वह अपनी माँ से गहरे लगाव रखती थी। रानी कावेरी भी मीरा को अपनी आंखों का तारा मानती। राजा अमरेंद्र के पास एक वफादार कबूतर था जिसका नाम चेतक था। चेतक अपनी असाधारण स्मृति और वफादारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अचानक रानी कावेरी एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हो गई। राजा ने राज्य के हर बड़े उपचारक और जड़ी बूटी विशेषज्ञ को बुलाया, पर कोई भी रोग का कारण या उपचार नहीं ढूंढ पाया। कावेरी, तुम जरा भी चिंता न करो। मैं दुनिया के कोने कोने से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। महाराज, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, पर मेरी अंतिम चिंता मीरा को लेकर है। वह बहुत ही कोमल हृदय की है और उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे रानी ने भोजन और पानी त्याग दिया। अपने अंतिम पलों में उन्होंने राजा और राजकुमारी को अपने पास बुलाया। मीरा, मेरी बच्ची, मेरे बाद अपना ध्यान रखना। मैं जानती हूं मैं अब नहीं बचूंगी। तुम अपनी अधीरता को छोड़ देना और अपने पिता के विवेकपूर्ण शब्दों पर ध्यान देना। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। रानी कावेरी ने राजकुमारी को अपनी चांदी की पायल दी। बेटी, यह पायल हमारी पुरखों की निशानी है। इसे हमेशा अपने पास रखना। यह किसी भी छल से तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। रानी की मृत्यु के बाद राजकुमारी मीरा अपने पिता से थोड़ा दूर रहने लगी। वह राजा के साथ कम समय बिताती और अक्सर अपनी भावनाओं के भंवर में खोई रहती। राजकुमारी, उत्तरी घाटियां बहुत जटिल और खतरनाक हैं। तुम अकेले मत जाओ। पिताजी, मैं शक्तिनगर की राजकुमारी हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। मुझे वह यात्रा अकेले ही करनी है। बेटी, समझो, वहां की पगडंडियां विश्वासघाती हैं। तुम अकेली नहीं जा सकती। अगर जाना ही है तो अपने साथ कुछ अनुभवी रक्षकों को ले जाओ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेली जाऊंगी। मुझे अपनी अदम्य इच्छा शक्ति दिखानी है। बेटी, पर तभी राजकुमारी बिना कुछ सुने वहां से चली गई। तभी राजा का मुख्यमंत्री धनंजय राजा के पास आया। क्या हुआ महाराज? आप बहुत दुखी दिख रहे हैं। मंत्री, राजकुमारी मीरा बहुत जिद्दी है। इतना समझाने पर भी वह नहीं मानी। तुम्हें तो पता है, उत्तरी घाटियां अज्ञात खतरों से भरी हैं और वह अकेली जा रही है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। महाराज, आप चिंतित न हो। सावधानी के लिए हमारे सबसे वफादार कबूतर को राजकुमारी के पीछे भेज दीजिए। वह उनकी रक्षा करेगा और उनकी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखेगा। हाँ धनंजय, तुम ठीक कह रहे हो। हम ऐसा ही करेंगे।
हमारे बहादुर कबूतर चेतक, हम जानते हैं कि तुम हमारे सबसे भरोसेमंद साथी हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूं। जी महाराज, मुझे क्या करना है? चेतक, तुम चुपके से राजकुमारी मीरा का पीछा करो और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना। राजकुमारी किसी भी अनहोनी में न फंस जाए, मुझे यह चिंता सता रही है। इसलिए तुम राजकुमारी की सुरक्षा करना और यह बात उसे जरा भी पता न चले कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। राजकुमारी की रक्षा करना तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है। जी महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। राजकुमारी अपनी विशेष सफेद घोड़ी पर सवार होकर उत्तरी घाटियों के लिए अकेले निकल पड़ी। कबूतर भी महाराज के निर्देशानुसार चोरी छिपे राजकुमारी के पीछे पीछे उड़ चला। राजकुमारी को जरा भी आभास नहीं था कि राजा का वफादार कबूतर उनकी निगरानी कर रहा है। राजकुमारी मीरा घने जंगल और पथरीले रास्तों के बीच पहुंच गई, जहां चारों ओर गहन शांति छाई थी और चेतक छिपकर राजकुमारी को देख रहा था। आगे बढ़ने पर राजकुमारी के रास्ते में एक वृद्ध रहस्यमय योगी बैठे थे, जो गहरी तपस्या में लीन थे। जब राजकुमारी योगी के सामने से गुजरने लगी तो योगी ने तुरंत आंखें खोल ली और राजकुमारी को पुकारा। पुत्री रुको। राजकुमारी योगी की बात सुनकर वहीं रुक गई। पुत्री, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम जहां से आई हो वापस लौट जाओ। तुम्हें उस ओर नहीं जाना चाहिए। जाओ पुत्री, लौट जाओ। आप कौन हैं? मैं इस राज्य की राजकुमारी मीरा हूँ और मैं अपनी यात्रा पर निकली हूँ। आप मुझे भयभीत करने की कोशिश न करें। मैं किसी से नहीं डरती। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है पुत्री। मेरी बात मान लो। तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसका परिणाम गंभीर होगा। गंभीर? मेरी यात्रा में कौन विघ्न डालेगा? अगर किसी ने ऐसा करने का साहस भी किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। राजकुमारी योगी की चेतावनी को अनसुना कर देती है। इसी दौरान जंगल में छिपी एक आवारा बंजारी, जो राजकुमारी की सूरत से बहुत मिलती जुलती थी, वह छिपकर उनकी बातचीत सुन लेती है। अरे वाह, यह तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। अगर इसे रास्ते से हटा दूं, तो मैं इस राज्य की राजकुमारी बन सकती हूँ और इस आरामदायक जीवन को जी सकती हूँ, और मुझे इस कठिन जीवन से छुटकारा भी मिल जाएगा। तभी वह देखती है कि राजकुमारी घने पर्वतीय मार्ग की तरफ बढ़ने लगी। जाओ, जाओ राजकुमारी, योगी ठीक ही कह रहे थे। तुम्हारा आगे जाना तुम्हारे लिए खतरा है। तभी वह बंजारी राजकुमारी के पीछे चेतक कबूतर को देखता है, जो वहीं रुककर बोल उठता है। अरे, राजकुमारी मीरा तो बहुत अड़ियल हैं। योगी की बात भी टाल दी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? राजकुमारी तो आगे ही बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। महाराज ने सुरक्षा के लिए भेजा है और गुप्त रूप से निगरानी करने को कहा है। मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करना है। हाँ। तभी वह बंजारी उस कबूतर की बात सुन लेती है। अच्छा, तो तू वफादारी दिखाने आया था। यह कबूतर राजकुमारी की रक्षा के लिए आया है। पहले इसे ही रास्ते से हटाना होगा। बड़ा आया सुरक्षा करने वाला। अब तेरी रक्षा कौन करेगा पक्षी? तभी वह बंजारी राजकुमारी की हमशक्ल एक जाल बुनती है। कबूतर उस बंजारी को राजकुमारी मीरा समझ लेता है और कहता, अरे राजकुमारी, आप मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल महाराज ने आपकी सुरक्षा के लिए मुझे भेजा था और आपको चुपके से देखने के लिए कहा था, क्योंकि आपने रक्षकों को साथ ले जाने से मना कर दिया था। इसलिए महाराज ने मुझे चुपके से निगरानी करने के लिए भेज दिया था। राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। मैंने तो केवल महाराज के आदेश का पालन किया है और महाराज के आदेश का पालन करना मेरा दायित्व है। लगता है यह कबूतर मुझे राजकुमारी मीरा समझ रहा है। अब तो मेरा काम और भी सरल हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, इसे पकड़कर
यहीं एक ऊंचे शिखर पर कैद कर देती हूँ और राजकुमारी को खत्म करके फिर इस कबूतर को भी मार दूंगी। हाँ, यह सही रहेगा। अच्छा, तो तू मेरी सुरक्षा के लिए आया था। मैंने कहा था ना कि मैं अकेली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी। चलो, अब तुम इसकी सजा भुगतो। राजकुमारी की हमशक्ल बंजारी कबूतर को पकड़कर वहीं एक शिखर पर जकड़ देती है। अरे राजकुमारी मीरा, आपने यह क्या किया? मुझे मुक्त कीजिए, मुझे आपके साथ जाना है, छोड़िए मुझे। बंजारी अब अपनी योजना के अनुसार राजकुमारी मीरा को अपना लक्ष्य बनाती है। वह राजकुमारी के रास्ते में एक दुर्लभ नीला फूल रख देती है। तभी राजकुमारी उस फूल को देखती है और उसे तोड़ने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होती है। तभी वह फूल घाटियों की एक पुरानी खदान की ओर जाता है और राजकुमारी भी अपनी घोड़ी से उतरकर उस फूल को पाने के लिए खदान के अंदर चली जाती है। फंस गई मेरे जाल में, जिद्दी राजकुमारी। अब तुम इसी खदान में दम घुटकर मरोगी। अब से शक्तिनगर की असली राजकुमारी हूँ मैं। बंजारी राजकुमारी की सफेद घोड़ी को लेकर कबूतर को मारने के लिए उस शिखर पर लौटती है जहाँ उसने चेतक को बांध रखा था। लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा तो कबूतर वहाँ नहीं था। अरे, यह कबूतर किधर चला गया? मैंने तो इसे यहीं जकड़ रखा था। यह क्या कर दिया मैंने? अब यह कबूतर मेरी सारी योजना विफल कर देगा। कहाँ गया होगा वह कबूतर? इससे पहले कि वह महाराज को कुछ बताए, मुझे अपनी चाल पूरी करनी होगी और महाराज को उस कबूतर के खिलाफ भड़काना होगा। कबूतर उस समय तक अपनी तीव्र चोंच से खुद को आजाद कर चुका था और राजकुमारी मीरा का पता लगा रहा था। पता नहीं राजकुमारी मीरा कहाँ चली गई। योगी महाराज ने कहा था कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। मुझे राजकुमारी का पता लगाना होगा। अगर मैं महल गया तो महाराज मुझ पर संदेह करेंगे। महाराज ने मुझे राजकुमारी की रक्षा के लिए भेजा है। दूसरी तरफ बंजारी महल में पहुंचती है और अपनी फटे पुराने कपड़े दिखाकर राजा के पास जाती है। पिताजी, मैं यात्रा पर गई थी, लेकिन आपका भरोसेमंद कबूतर धोखेबाज निकला। उसने शत्रु राज्य के वनपालों से मिलकर मुझ पर हमला करवाया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताजी, देखिए न मेरी हालत। उस कबूतर ने मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की। उसे लगा मैं मर गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। राजा उस बहरूपिया की हालत देखकर शोक में पड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? वह कबूतर तो हमारा सबसे बड़ा वफादार है। उसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया होगा? पिताजी, शायद वह कबूतर दुश्मनों का जासूस था। मेरा मानना है कि उसे तुरंत ढूंढकर कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। हाँ राजकुमारी, तुम चिंता मत करो। हम उस कबूतर को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारी राजकुमारी को मारने का षड्यंत्र रचा। अब राजकुमारी की हमशक्ल बंजारी अपनी पूरी योजना में सफल हो चुकी थी और उसने राजा को भी अपनी बातों में फंसा लिया। उधर राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते उस कबूतर को 4-5 दिन गुजर जाते हैं। वह डर के मारे महल में नहीं जाता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी मीरा की हमशक्ल बंजारी महल में पहुंच गई है। कबूतर तो राजकुमारी मीरा को जंगल में ही ढूंढ रहा था। राजकुमारी मीरा, कहाँ हैं आप? राजकुमारी मीरा, कहाँ हैं आप? कबूतर राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते उस खदान के पास चला जाता है। खदान के पत्थर हटे पड़े थे। कबूतर राजकुमारी को खदान के अंदर ढूंढने गया तो वह देखता है कि राजकुमारी के कपड़े और उस फूल की सूखी पंखुड़ियां वहां पड़ी थी। अरे राजकुमारी, ये क्या हो गया आपको? मैंने आपको रोका था, आगे मत जाइए। फिर भी आप अकेली आ गईं और योगी महाराज ने भी कहा था कोई अनहोनी होने वाली है आपके साथ। लेकिन राजकुमारी, आपने जिद की और देखिए
उसका परिणाम क्या हो। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा करें। राजकुमारी मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। वह किसी चट्टान खिसकने की दुर्घटना का शिकार बन गई। मैंने उनको बहुत रोका महाराज, लेकिन राजकुमारी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उनके ये वस्त्र मुझे फटे हुए मिले थे। तभी वह राजकुमारी की हमशक्ल वहां आ जाती है। अरे, राजकुमारी मीरा जिंदा है। हाँ, तुझे क्या लगा कबूतर? मैं मर गई? तुमने मुझे धोखा देना चाहा, लेकिन वह तो मेरी किस्मत थी, मैं बच गई। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। ये क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए गया था। धोखेबाज कबूतर, तुमसे यह विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ा महाराज। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, अब इसकी सजा तुम भुगतो। तभी महाराज कबूतर को एक पिंजरे में कैद करके महल के तहखाने में डलवा देते हैं। अरे राजकुमारी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो आपको मारने की कोशिश ही नहीं की। फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा महाराज से कि मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की? मैं तो आपकी रक्षा के लिए गया था और आपने मुझे वहां भी पकड़कर शिखर पर जकड़ दिया और अब भी मुझे तहखाने में कैद करवा दिया। क्योंकि मैं राजकुमारी मीरा नहीं, बल्कि उसकी हमशक्ल बंजारी हूँ। अरे, ये क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैंने तुम्हारी राजकुमारी मीरा को मिट्टी में मिला दिया और तुम जिन वस्त्रों की बात कर रहे थे, राजकुमारी मीरा के ही होंगे। तुम्हें उस दिन छोड़कर मैंने गलती की। तुम्हें तो उसी क्षण खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। उस दिन नहीं तो अब सही। राजकुमारी मीरा तो मर गई है। अब मैं उसकी जगह लेकर राजा को भी धीरे धीरे खत्म कर दूंगी और फिर मैं बनूंगी इस राज्य की सर्वोच्च शासक। तभी कबूतर अचेत होने का नाटक करता है और पिंजरे में गिर जाता है। राजकुमारी की रक्षा करने वाला कबूतर मेरे शासक बनने की खबर सुनकर ही मर गया। तभी वह हमशक्ल बंजारी कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालती है तो कबूतर फुर्ती से उड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे कबूतर, किधर जा रहा है? अगर मैंने यह बात महाराज को बताई कि यह राजकुमारी नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल बहरूपियां हैं और इसने राजकुमारी मीरा को मार दिया है, तो महाराज मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बहरूपिया ने महाराज को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया है और यह अब महाराज को भी खत्म कर देगी। अब मुझे कैसे न कैसे करके महाराज के सामने सत्य लाना होगा, लेकिन मैं महाराज के सामने भी तो नहीं जा सकता। तभी कबूतर उड़कर योगी महाराज के आश्रम की तरफ चला जाता है। महल में राजा अमरेंद्र चिंतित थे। आखिर हमारा सबसे भरोसेमंद साथी कबूतर हमें कैसे धोखा दे सकता है? और राजकुमारी का व्यवहार भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि राजकुमारी ने पहले मेरे से इतनी विनम्रता से बात कभी नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यह हो क्या रहा है। पिताजी, वह धोखेबाज कबूतर तहखाने से भाग निकला। मुझे तो लगता है हमारे महल में से कोई उस कबूतर से मिला हुआ है। आप पिताजी सतर्क रहिए। उस कबूतर का कुछ पता नहीं, वह आपकी जान भी ले सकता है। ये क्या कह रही हो बेटी? कबूतर उड़ते उड़ते उस योगी महाराज के पास चला जाता है। योगी महाराज, मैं इस राज्य के राजा अमरेंद्र का सबसे भरोसेमंद कबूतर हूँ। महाराज, राजा अमरेंद्र की जान को खतरा है, क्योंकि राजकुमारी की जगह पर उनका कोई हमशक्ल बहरूपिया राजकुमारी मीरा को मारकर उनकी जगह ले लिया है और अब राजा अमरेंद्र को भी मारकर राज्य पर अपना शासन करने वाला है। आप इसका उपाय बताइए, अब क्या किया जाए? कबूतर, राजकुमारी मीरा अभी मरी नहीं, वह जिंदा है। ये क्या कह रहे हैं आप योगी महाराज? मैंने खुद देखा है,
राजकुमारी मीरा के कपड़े फटे हुए खदान में पड़े थे और उस बहरूपिया ने भी कहा है कि उसने राजकुमारी मीरा को भी मार डाला है। फिर राजकुमारी मीरा जिंदा कैसे हो सकती है? हाँ कबूतर, तुम उस खदान की ओर जाओ, तुम्हें राजकुमारी मीरा मिल जाएंगी। तभी कबूतर उस खदान की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर में उस खदान के पास आ पहुंचता है। कबूतर खदान के अंदर जाकर फिर से देखता है, लेकिन खदान में वही राजकुमारी के कपड़े पड़े हुए थे। कबूतर खदान से बाहर निकलकर आसपास देखता है, लेकिन राजकुमारी वहां उसे नहीं मिलती। तभी वहीं खदान के बाहर एक तेज उड़ने वाला चील बैठा होता है, जो उड़कर कबूतर के पास आता है। ए कबूतर, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर कबूतर उस चील को सब बता देता है। कहीं वो लड़की तो राजकुमारी नहीं जिसे... दरअसल मैं कुछ दिन पहले यहाँ खदान के पास कुछ शिकारी आए थे और वे सब खदान के पत्थरों को हटाकर खदान के अंदर गए तो अंदर से वे एक लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे। मुझे तो लगता है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वह लड़की ही राजकुमारी मीरा थी। लेकिन मित्र, अब राजकुमारी मीरा कहाँ? वे शिकारी राजकुमारी मीरा को अपने शिविर की ओर बंदी बनाकर ले गए हैं। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो मित्र? हाँ कबूतर, चलो मेरे साथ। फिर चील कबूतर को राजकुमारी के पास लेकर जाता है। अरे, राजकुमारी को तो इन लोगों ने लोहे की जंजीरों से बांध रखा है। मित्र, हमें राजकुमारी को छुड़ाना होगा। हाँ कबूतर, लेकिन राजकुमारी को छुड़ाने के लिए हमें अंधेरा होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि रात को शिकारी सो जाएंगे और हम राजकुमारी को छुपके से मुक्त कर देंगे। जैसे ही रात होती है तो कबूतर और चील चोरी से राजकुमारी के पास जाते हैं। दोनों मिलकर जंजीरों को खोल देते हैं। राजकुमारी मीरा, उठिए, उठिए राजकुमारी, उठिए, उठिए राजकुमारी। अरे कबूतर, तुम? हाँ राजकुमारी, चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। राजकुमारी उठती हैं, फिर चुपके से वे तीनों वहां से निकल जाते हैं। धन्यवाद कबूतर। क्या तुम्हें पिताजी ने भेजा था मेरी सुरक्षा के लिए? हाँ राजकुमारी, लेकिन अब महाराज की जान खतरे में है और हमारा राज्य भी। फिर कबूतर राजकुमारी को पूरी घटना बता देता है। ओह, मेरी नासमझी के कारण पिताजी और हम सबको यह सब देखना पड़ा। चलो कबूतर, हमें पिताजी की जान बचानी होगी। फिर कबूतर और राजकुमारी महल में चले जाते हैं। कबूतर, राजकुमारी और वह हमशक्ल बंजारी सब महाराज के सामने खड़े होते हैं। अरे यह क्या? एक ही शक्ल की दो राजकुमारियां। हाँ महाराज, हम भी तो यही धोखा खा गए थे। इसीलिए इस बहरूपिया ने मुझे और राजकुमारी को मारना चाहा और इस राज्य को हड़पना चाहा। नहीं पिताजी, यह तो झूठ बोल रहा है। यह इसकी कोई नई चाल है। असली राजकुमारी तो मैं हूँ। देखिए ना पिताजी। अच्छा, मुझे सब दिख रहा है। पकड़ लो इस बहरूपिया को और डाल दो घोर कारावास में। पिताजी, आपको कैसे पता चला कि असली राजकुमारी मीरा मैं हूँ? बेटी, जब कल यह बहरूपिया कह रही थी मेरी जान को खतरा है कबूतर से, तब मैंने देख लिया था। तुम्हारी माँ की दी गई वह चांदी की पायल जो तुम हमेशा पहनती हो, वह उसके पास नहीं थी। तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो अस्वाभाविक है। लेकिन बेटी, यह पायल तुम्हारे पैरों में देखकर मैं समझ गया कि तुम ही मेरी राजकुमारी मीरा हो। हाँ पिताजी, अगर कबूतर नहीं होता तो मैं, आप और हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता। मुझे अपनी गलती का अत्यधिक पश्चाताप हो रहा है पिताजी। आज माँ की दी गई पायल की वजह से ही आप मेरी पहचान कर पाए। माँ जी ने सच ही कहा था पिताजी कि यह पायल मेरी षड्यंत्रों से रक्षा करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चेतक कबूतर। मैंने तुम पर शक किया, मुझे क्षमा कर दो। आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। तुमने हर बार की तरह साबित कर दिया है कि तुमसे ज्यादा ईमानदार साथी हमारा कोई नहीं है।
तुमने अपनी सूझबूझ से हमारी रक्षा की। नहीं महाराज, यह तो मेरा दायित्व था। आप सबकी रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है महाराज। राजकुमारी को अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका था। अब उन्होंने अधीरता को त्याग कर विवेक से काम लेना सीख लिया था।